हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 8 और सेक्शन 9 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 8 हमें बताता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर के बारे में। ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर का मतलब है कि ट्रांसफर का प्रोसेस कैसे होता है, वो बताता है सेक्शन 8। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका एक जनरल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। So this section talks about if property is transferred, the legal incidents will be transferred. ये सेक्शन इस बारे में बताता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो उसके साथ साथ उसके लीगल इंसिडेंट्स भी ट्रांसफर होंगे। लीगल इंसिडेंट्स का एग्जांपल आप लोग ईजमेंट से समझ सकते हैं। ईजमेंट जैसे ईजमेंट या फिर थिंग्स अटैच टू द अर्थ जो होती है। ईजमेंट का क्या क्या चीजें होती है, जो राइट्स ऑफ वे होता है, यानी कि जो आने जाने का रास्ता होता है। राइट ऑफ लाइट होता है, किसके घर पे कितनी लाइट पड़ेगी। तो जब प्रॉपर्टी जो डोमिनेंट हेरिटेज जब ट्रांसफर किया जाता है, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाती है, तो उसके साथ साथ ये सारी राइट्स भी ट्रांसफर होती हैं, सारे लीगल इंसिडेंट भी ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इस सेक्शन में यही बताया कि कौन कौन से लीगल इंसिडेंट्स, अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो कौन कौन से लीगल इंसिडेंट्स भी साथ में ट्रांसफर किए जाएंगे। सबसे पहले अभी हम लोग जनरल एक्सप्लेनेशन की ही बात कर रहे हैं। सबसे पहले कि इफ लैंड इज बीइंग ट्रांसफर्ड देन ईजमेंट विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड। अगर कोई लैंड ट्रांसफर हो रही है तो उसके साथ साथ उससे जो अटैच्ड ईजमेंट्स है, यानी कि जो आने जाने का रास्ता है, जो लाइट का जो वे है, वो भी तो ट्रांसफर किया जाएगा। तो जब अगर लैंड ट्रांसफर होगी तो ईजमेंट भी ट्रांसफर होगा। इफ हाउस इज बीइंग ट्रांसफर्ड तो उसके साथ साथ जो खिड़की दरवाजे हैं, जो कुछ भी खिड़की दरवाजे लगे हुए हैं, जो अटैच्ड है चीजें, वो सारी चीजें भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होंगी। ठीक है, तो यही जो ये सारी जो चीजें हैं, जो ईजमेंट है और ये जो हमारे डोर्स, विंडोज और ये सारी चीजें हैं, यही सब लीगल इंसिडेंट्स हैं। तो जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो उसके साथ साथ लीगल इंसिडेंट्स भी ट्रांसफर होते हैं। इफ मशीन इज बीइंग ट्रांसफर्ड, अगर कोई मशीन ट्रांसफर करी जा रही है तो उसके साथ साथ जो उसके मूवेबल पार्ट्स हैं वो उसके लीगल इंसिडेंट्स हैं, तो वो भी साथ साथ मशीन के साथों साथ वो भी ट्रांसफर किए जाएंगे। ये हमारा हो गया जनरल एक्सप्लेनेशन। क्या देखा हम लोगों ने कि जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाती है, सेक्शन 8 क्या बताता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाती है, भले वो घर हो, लैंड हो, कोई मशीन हो, XYZ कोई भी चीज हो, जब कोई भी चीज ट्रांसफर करी जाती है तो उसके साथ साथ उसके लीगल इंसिडेंट्स भी ट्रांसफर होते हैं। अब देखते हैं सेक्शन में बेयरक की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है कि अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरी इम्प्लाइड। इसमें पहली ही लाइन में ये कह दिया गया है कि जब तक कोई चीज एक्सप्रेसली कही नहीं गई है कि भाई ये चीज इससे ट्रांसफर नहीं होगी, जब तक एक्सप्रेसली बताया नहीं गया है तब तक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पासिस फोर्थ विद टू द ट्रांसफरी। ट्रांसफरी कौन होता है? जिसके पास प्रॉपर्टी जाती है। ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी जाती है वो ट्रांसफरी होता है। ट्रांसफरर वो होता है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा होता है। ठीक है, ट्रांसफरी कौन होता है? जिसके पास प्रॉपर्टी जाती है, और ट्रांसफरर वो होता है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा होता है। तो इन दोनों वर्ड्स में यही डिफरेंस है। Whom property is transferred and transferor is the one who transfers the property. ठीक है, तो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी में अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। ठीक है, ओके। Passes forthwith to the transferee all the interest which the transferor is then capable of passing in the property and in the legal incidents thereof. ट्रांसफरर वो सारी चीजें जो केपेबल है ट्रांसफर करने के लिए और जो उसके लीगल इंसिडेंट्स हैं वो सारी चीजें ट्रांसफर करेगा ट्रांसफरी को। ठीक है, सबसे पहला इसमें देख लेते हैं सच इंसिडेंट्स इंक्लूड। अब बात यहाँ पर आई है कि कौन कौन से इंसिडेंट्स, लीगल इंसिडेंट्स इंक्लूड किए जाएंगे। सच इंसिडेंट्स इंक्लूड वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड। अगर कोई प्रॉपर्टी लैंड है, द ईजमेंट्स एनेक्स्ड देयरटू, द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स देयरऑफ अक्यूरिंग आफ्टर द ट्रांसफर एंड ऑल थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। सारे ईजमेंट मैंने आप लोगों को बताया, राइट ऑफ वे, राइट ऑफ लाइट, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो ईजमेंट है। ठीक है, ईजमेंट ट्रांसफर होगी, जो चीजें अटैच टू द अर्थ है वो भी ट्रांसफर होगी। अब इसमें एक बात और लिखी हुई है कि जो भी रेंट या फिर प्रॉफिट होगा वो सारा भी ट्रांसफरी को जाएगा। यानी कि अगर ट्रांसफरर ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, ठीक है, अब
वो प्रॉपर्टी इंटरेस्ट के साथ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ ट्रांसफरी के पास वो प्रॉपर्टी है। अब अगर ट्रांसफरी उस प्रॉपर्टी को रेंट पर उठाता है, किराए पर देता है, तो जो भी कुछ प्रॉफिट होगा, जो भी कुछ किराया होगा, वो किसके पास जाएगा? वो किराया ट्रांसफरी के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफरर ने पूरी प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ ट्रांसफरी को ट्रांसफर करी है। ठीक है, ये तो हो गई लैंड की बात कि लैंड में कौन से लीगल इंसिडेंट्स ट्रांसफर होते हैं। तो लैंड में कौन से लीगल इंसिडेंट्स ट्रांसफर होते हैं? हमारा ईसमेंट हो गया, जो थिंग्स अटैच टू द अर्थ होती हैं, और जो हमारा रेंट या प्रॉफिट जो भी कुछ ट्रांसफर करने के बाद आएगा वो सारा ट्रांसफरी के पास जाता है। ठीक है, देन एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज मशीनरी अटैच टू द अर्थ द मूवेबल प्रॉपर्टी देयर ऑफ। अगर जो मशीन है, अगर वो अटैच टू द अर्थ है और अगर उसे ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसके साथ जो उसके मूवेबल पार्ट्स है वो भी ट्रांसफर होते हैं, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते हैं। मूवेबल पार्ट्स में क्या हो सकता है? नट हो सकते हैं, बोल्ट हो सकते हैं, ये सारी चीजें भी साथ साथ ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, okay, and where the property is a house, easements annexed thereto, the rent thereof occurring after the transfer, and the locks, keys, bars, doors, windows, and all the other things provided for the permanent use therewith। अगर कोई घर ट्रांसफर हो रहा है, कोई घर अगर अपना बेच रहा है, तो उसके साथ साथ जो सारी चीजें अटैच्ड हैं, डोर है, विंडो है, खिड़की, दरवाजे, भाई सब कुछ ट्रांसफर होगा। ठीक है ना, सब कुछ ट्रांसफरी के पास जाएगा। उसके बाद अगर ट्रांसफरी ट्रांसफर होने के बाद अगर ट्रांसफरी उस मकान को अगर किराए पर उठाता है, तो वो प्रॉफिट, वो रेंट किसके पास जाएगा? ट्रांसफरी के बाद, क्योंकि ट्रांसफरर ने उसको पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है। सो यही लीगल इंसिडेंट्स होते हैं, यही लीगल इंसिडेंट्स ट्रांसफर होते हैं। एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज डेट और अदर एक्शनेबल क्लेम, द सिक्योरिटी इज देयरफॉर बट नॉट एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट अक्योर्ड बिफोर द ट्रांसफर। जब कोई प्रॉपर्टी डेट या फिर एक्शनेबल क्लेम है, तो उसके साथ साथ उसकी सिक्योरिटीज भी ट्रांसफर होंगी, बट जो इंटरेस्ट एक्योर्ड है बिफोर द ट्रांसफर, वो ट्रांसफर नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि ए, बी और सी 3 लोग हैं। ठीक है, ए ने बी से 10 लाख रुपए लिए, ए ने बी से 10 लाख रुपए लिए। ठीक है, इसको ऐसे समझो, ए ने बी से लिए 10 लाख रुपए। A borrows rupees 10 lakhs from B. Here A pledges his bike to B. यहाँ पर A ने क्या किया? अपनी जो बाइक है वो B के पास प्लेज कर दी। पैसे इसने इससे लिए, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया? अपनी जो बाइक है वो प्लेज कर दी। इसकी बाइक कितने की है? 1 लाख रुपए की। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ए ने बी से 10 लाख रुपए लिए। उसके बाद ए ने बी के पास अपनी जो बाइक है वो गिरवी रख दी, वो प्लेज कर दी 1 लाख रुपए के लिए। ठीक है, 1 लाख रुपए की वो बाइक है, वो उसने उसको प्लेज कर दी। हियर बी हैज एन एक्शनेबल क्लेम एंड इफ बी ट्रांसफर दिस एक्शनेबल क्लेम और डेट टू सी। यहाँ पर जो बी का क्लेम क्या बन गया? बी का क्लेम एक्शनेबल क्लेम बन गया। क्यों? क्योंकि 10 लाख रुपए भाई उसने बोरो किए ना, बाइक तो सिर्फ 1 लाख रुपए की है। बाइक तो सिर्फ 1 लाख रुपए की है, उसने तो 10 लाख रुपए बोरो किए, बाकी के 9 लाख रुपए कैसे आएंगे? तो ये बी का जो क्लेम हो गया ये एक्शनेबल क्लेम हो गया। हमने क्या पढ़ा है कि एक्शनेबल क्लेम हमेशा अनसिक्योर डेट पे होता है। तो अब इसने 1 लाख रुपए की बाइक प्लेज की है भाई, बोरो इसने कितने किए? 10 लाख रुपए। 1 लाख रुपए तो चलो बी को अगर चाहिए होंगे तो वो बाइक बेच के ले लेगा, लेकिन बाकी के 9 लाख रुपए कैसे लेगा? तो इस वजह से उसका जो क्लेम है वो एक्शनेबल क्लेम हो गया। समझ में आया? अच्छा, अब यहां पर बात की है हेयर बी हैज एन एक्शनेबल क्लेम एंड इफ बी ट्रांसफर दिस एक्शनेबल क्लेम और डेट टू सी। अब अगर बी ये जो एक्शनेबल क्लेम है वो सी को ट्रांसफर कर देता है, क्यों? क्योंकि बी ने सी से लोन ले रखा है। क्यों करेगा वो ट्रांसफर? क्योंकि बी ने सी से लोन ले रखा है, इसने इसको ट्रांसफर कर दिया एक्शनेबल क्लेम। क्यों किया? क्योंकि इसने इससे लोन ले रखा है, इसलिए ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पर जो बाइक है वो भी सी के पास ही चली जाएगी। बाइक क्या है? बाइक इज अ सिक्योरिटी, वो भी सी के पास चली जाएगी। वही लिखा है यहाँ पर कि सिक्योरिटीज जो है वो ट्रांसफर होती है। फिर से एक बार समझो, ए ने बी से 10 लाख रुपए लिए थे। ठीक है, ए ने बी से 10 लाख रुपए लिए,
फिर ए ने बी के पास अपनी 1 लाख रुपए की बाइक प्लेज करा दी। यहाँ पर बी का जो क्लेम है वो एक्शनेबल क्लेम हो गया। क्यों एक्शनेबल क्लेम हो गया? क्योंकि 1 लाख रुपए तो चलो बी किसी से निकाल लेगा उसकी बाइक बेच करके, लेकिन बाकी के जो 9 लाख रुपए है वो अनसिक्योर डेट हो गया। बाकी के जो 9 लाख रुपए अगर उसको ए से निकलवाना होगा तो ये अनसिक्योर डेट हो गया ना, कोई सिक्योरिटी दी नहीं है उसने, अनसिक्योर डेट हो गया। बाकी के 9 लाख रुपए कैसे निकालेगा? अब बी क्या करता है? बी ये जो एक्शनेबल क्लेम है वो सी को ट्रांसफर कर देता है। क्यों ट्रांसफर कर देता है? क्योंकि बी ने सी से लोन ले रखा है। तो जब ये ट्रांसफर करेगा एक्शनेबल क्लेम, तो जो बाइक है ए की वो भी सी के पास ही चली जाएगी। ठीक है, ये बस इतना ही लिखा है इसमें, जो ये वाला जो क्लॉज है इसमें सिर्फ इतनी ही बात करी है। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट इसके क्लॉज की। एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज मनी और अदर प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम, द इंटरेस्ट और इनकम देयर ऑफ एक्वायरिंग आफ्टर द ट्रांसफर टेक्स इफेक्ट। अगर प्रॉपर्टी मनी है, कोई पैसा अगर ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, और उससे इनकम आ रही है, ठीक है, उससे इनकम आ रही है, सो द इंटरेस्ट और इनकम देयर ऑफ अक्वायरिंग द ट्रांसफर टेक्स इफेक्ट। तो जो भी कुछ हुआ है वो ट्रांसफर के पास चला जाएगा। इसको एक एग्जांपल समझो। एक्स गिव्स अ करेंसी नोट ऑफ ₹500 टू वाई। ठीक है, एक्स ने क्या किया कि 500 रुपए का करेंसी नोट दिया वाई को, और वाई ने एक्सचेंज में उसको 500 रुपए के कॉइन्स दे दिए, मतलब 500 कॉइन्स दे दिए। ठीक है, एक ने नोट दिया 500 रुपए का, एक ने कॉइन दे दिए। द इंटरेस्ट विच विल एक्वायर फ्रॉम बी नोट्स और सी कॉइन्स विल रिमेन विद दीज टू। जो भी कुछ इंटरेस्ट होगा वो इन दोनों के पास ही रहेगा। ठीक है, जो भी कुछ इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट होगा, वो इन दोनों के पास ही रहेगा। इसको एक और एग्जांपल समझो, अभी नहीं समझ में आया होगा। इसका मतलब ये है कि फिक्स डिपॉजिट से इसका मतलब समझ लो। ए ने क्या किया, अपनी जो फिक्स डिपॉजिट थी, जो अपनी उसने एफडी कराई थी, वो बी को ट्रांसफर कर दी। ठीक है, अब ये एफडी कराने के बाद उसने बी को ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद उसको जो ट्रांसफर करने के बाद 1 साल बाद जो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उस एफडी में पैसा मान लो 2 लाख रुपए जमा हो गया। जब उसने ट्रांसफर कर दिया बी को तो उसमें 2 लाख रुपए जमा हो गया। अब ये जो इनकम है, जो इनकम हुई है, जो भी कुछ प्रॉफिट हुआ है, ये ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। तो अब ये जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये किसके खाते में जाएगा? ऑब्वियसली बी के खाते में, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, तो यही हमें बताता है सेक्शन 8 ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, कि जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो उसके साथ साथ उसके लीगल इंसिडेंट्स भी ट्रांसफर किए जाएंगे। ओके, नाउ द लास्ट सेक्शन ऑफ द डे, सेक्शन 9 विच टॉक्स अबाउट ओरल ट्रांसफर। कुछ ट्रांसफर ऐसे भी होते हैं जिनको लिखना मैंडेटरी नहीं होता है, कि नहीं आप लिख के ही सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपने मुंह से बोल दिया है तो जैसा एज इट नेम सजेस्ट कि ओरल ट्रांसफर हो गया हमारा। तो सेक्शन 9 कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच अ राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ। लेकिन कब लिखित में नहीं चाहिए? जब एक्सप्रेसली लॉ ने कहा है कि भाई इसका जो ट्रांसफर का जो प्रक्रिया है वो रिटन में करना जरूरी नहीं है, तभी ओरल ट्रांसफर आता है। ठीक है, तभी ओरल ट्रांसफर की बात होती है। जब लॉ ने लिखित में कहा है, ये बात बताई है कि भाई इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है उसके लिए आपको लिखित कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ओरली मुंह से बोल करके भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो सेक्शन 9 में सिर्फ इतना ही बताया है। सो आई होप आप लोगों को दोनों सेक्शंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।